नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट 8 रहेगा आज, यानी कि शिक्षण अभिरुचि पर मॉक टेस्ट 8 देखेंगे आज। इससे पहले हमने शिक्षण अभिरुचि पर दोस्तों 7 मॉक टेस्ट देखे हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर भी करते हुए चलेंगे और बताएंगे दोस्तों कि आपने आज के सेशन में कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग ने प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कितने वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम की संस्तुति की है। ऑप्शन देखिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। सारे आयोग मैंने आपको डिटेल में बताए हैं, ठीक है। तो मुदालियर आयोग ने प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कितने वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम की संस्तुति की है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या रहेगा, 2 वर्ष रहेगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, 2 वर्ष आपका राइट आंसर रहेगा, यानी कि जो प्राइमरी टीचर हैं उनको, यानी कि ट्रेनिंग का उनका, तो उनके ट्रेनिंग जो है दोस्तों 2 वर्ष का जो है दोस्तों मुदालियर आयोग ने संस्तुति की है, तो इसको याद रखेंगे। बी आपका राइट रहेगा, और मुदालियर आयोग से संबंधित सारे फैक्ट मैंने आपको बता रखे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यह सुझाव किस आयोग ने दिया है कि प्रत्येक विद्यालय का एक निश्चित समय के अंतर से निरीक्षण किया जाए। तो दोस्तों ये सुझाव जो है किसने दिया है कि प्रत्येक विद्यालय का जो है एक निश्चित समय के अंतर से निरीक्षण किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा, 2 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों मुदालियर आयोग, ठीक है, याद रखेंगे। मुदालियर आयोग ने दोस्तों सुझाव दिया है, ठीक है, कि प्रत्येक विद्यालय का एक निश्चित समय के अंतर से क्या होना चाहिए, निरीक्षण किया जाना चाहिए। तो सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्न में कौन जो है पंचमुखी कार्यक्रम में शामिल नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों पंचमुखी कार्यक्रम जो है किसके द्वारा चलाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, तीसरा देखिए मूल्यों को बढ़ाना, या फिर शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का, मैंने आपको बताया था पंचमुखी कार्यक्रम, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बताया था कि किसने शुरू किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का, राइट आंसर रहेगा शामिल नहीं है, बात हो रही है तो मूल्यों को बढ़ाना ये शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों ये हैं आपकी, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना है, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, और शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो पंचमुखी कार्यक्रम है ये कोठारी आयोग ने शुरू किया है, ठीक है। किसने शुरू किया, कोठारी आयोग ने। तो कोठारी आयोग ने दोस्तों शिक्षा के 5 जो उद्देश्य हैं, या लक्ष्य कहें या फिर आप कार्य कहें, ये निश्चित किए, और जिन्हें हम जो है पंचमुखी कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। तो 3 यहाँ पर आपके दिए हैं, देखिए ए, बी और डी, 3 ये हो गए, 2 और आपको याद रखने हैं। उसमें आपका जो अगला जो रहेगा चौथा, तो वो है आपका शिक्षा द्वारा लोकतंत्री जो है आपका मूल्यों का विकास करना, लोकतांत्रिक, और साथ ही साथ शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो ये पंचमुखी कार्यक्रम मैंने आपको बताए हैं अच्छे से। तो कोठारी आयोग ने दोस्तों ये पंचमुखी कार्यक्रम जो है शुरू किए। तो ये याद रखेंगे, 5 जो ये कार्यक्रम है इनके नाम आपको याद रखने हैं। शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, उसके बाद शिक्षा द्वारा लोकतंत्री मूल्यों का विकास करना, और 5वां शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, ठीक है। तो इसमें शामिल कौन सा नहीं है, तो सी वाला नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी की शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी कौन कराता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा, 1968, 1971, 1975 या फिर 1989। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी की शुरुआत कब से हुई। तो 4 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1971 में हुई, ठीक है। तो याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी की शुरुआत कब से हुई, 1971 से हुई।
बात करें दोस्तों, ये जो आपका प्रदर्शनी है, इसको जो है कौन शुरू करता है, तो याद रखेंगे एनसीईआरटी इसको शुरू करता है। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी द्वारा इसको जो है शुरू किया जाता है। यानी कि एनसीईआरटी प्रत्येक वर्ष जो है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करता है। ठीक है, और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी है, ये सबसे पहले जो है पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी, तो याद रखेंगे पहली जो प्रदर्शनी आयोजित की गई थी वो दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए किस आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोला जाए, तो आपको आयोग का नाम बताना है। ठीक है, किस आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोला जाए। ऑप्शन देखिए, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, मुदालियर आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोलने का सुझाव किसने दिया, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया दोस्तों। 2005 में ज्ञान आयोग बना। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सुझावों की बात करें तो मैंने आपको बताया है, जैसे आपका केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग हो गया। ठीक है, एकल खिड़की की अवधारणा हो गया। ठीक है, एकल खिड़की की अवधारणा किसने दी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दी। पंचायती ज्ञान केंद्र की स्थापना, ठीक है, ये भी मैंने बताया आपको, पंचायती ज्ञान केंद्र की स्थापना का सुझाव किसने दिया, तो ये भी आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया। ठीक है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का गठन का सुझाव किसने दिया, ये भी जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में ज्ञान आयोग बता रखा है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, यानी कि आरटीई की बात हो रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में शिक्षक व छात्र अनुपात का वर्णन है, तो मैंने आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम अच्छे से बता रखा है। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से धाराओं से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए धारा 17, 25, 24 और 11 दे रखा है। तो किस धारा में दोस्तों शिक्षक व छात्र अनुपात का वर्णन है आरटीई 2009 में, तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का? 6 का राइट आंसर रहेगा धारा 25। ठीक है, याद रखेंगे धारा 25 में क्या है, धारा 25 में शिक्षक व छात्र अनुपात का वर्णन है। ठीक है, बात करें धारा 17, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है। धारा 17 में क्या है, बच्चों को शारीरिक दंड देना, प्रताड़ित करना मना है। ठीक है, और धारा आपका 24 में क्या है, 24 में है अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है आपका धारा 24। ठीक है, बात करें धारा 11 की, तो धारा 11 में दोस्तों बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले जो है यानी कि पूर्व स्कूल यानी कि प्री स्कूल की व्यवस्था जो है सरकार करेगी, ये धारा 11 में है। तो आपको सारी धाराएं जो हैं आरटीई की वो देखनी है। ठीक है, और उनको याद रखना है। तो शिक्षक व छात्र अनुपात का वर्णन किस धारा में है, तो धारा 25 में है। ठीक है, चेक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कृपांक यानी कि जिसे हम ग्रेस मार्क्स कहते हैं, इस प्रणाली को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन देखिए राधा कृष्णन आयोग, कोठारी, मुदालियर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो ग्रेस मार्क्स प्रणाली है इसको समाप्त करने का सुझाव किसने दिया। तो 7 का राइट आंसर क्या रहेगा? 7 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, तो ए आपका राइट रहेगा, राधा कृष्णन आयोग ने ग्रेस मार्क प्रणाली को समाप्त करने का सुझाव दिया था। ठीक है, आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपने प्रतिवेदन का शीर्षक रखा था। तो मैंने आपको बताया है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपना जो प्रतिवेदन सरकार को दिया उसका शीर्षक क्या रखा था। ऑप्शन देखिए राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, प्रतिवेदन राष्ट्र के नाम, या राष्ट्र के नाम, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, मैंने आपको बताया है 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आया, तो इसने अपने प्रतिवेदन में दोस्तों शीर्षक क्या रखा, तो 8 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ, आपको बताना है। ठीक है, 23वां जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ। ऑप्शन देखिए दिल्ली, बेंगलुरु,
मुंबई या फिर कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ? राइट आंसर रहेगा ये कहाँ हुआ आपका? ये हुआ मुंबई में। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा आपका मुंबई। और साथ ही साथ आपको याद रखना है 23वां जो ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ कब हुआ, आपको पूछा जा सकता है। तो 2020 में सम्मेलन हुआ 23वां, और कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। और इसकी थीम क्या थी ये पूछा जा सकता है। तो इसकी थीम थी दोस्तों डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, क्या था? डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना कब से हुई? तो आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना कब से हुई? 2008, 9, 10 या फिर 11? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा? भारतीय ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत कब से हुई? तो 10 का राइट आंसर रहेगा 2010 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया, यानी कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ ये बताना है। 1950, 56, 77 या फिर 1988? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया दोस्तों 1988 में। ठीक है, तो डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, एनसीटीई को किस वर्ष में एक संवैधानिक संस्था घोषित किया गया? तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि एनसीटीई को जो है कब जो है एक संवैधानिक संस्था इसको घोषित किया गया। ऑप्शन देखिए 1993, 1975, 1985 या फिर 1995? तो दोस्तों मैंने डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, इसलिए मैं दोस्तों ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ आपको। तो आपको राइट आंसर क्या रहेगा इसका 12 का? एनसीटी को संवैधानिक संस्था कब घोषित किया गया, किस वर्ष किया गया? तो 12 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1995 में दोस्तों एनसीटी को जो है एक संवैधानिक संस्था घोषित किया गया। और बात करें दोस्तों मंथ की, तो याद रखेंगे 17 अगस्त। ठीक है, कभी ये भी पूछ देता है। तो 17 अगस्त 1995 को जो है एनसीटी को जो है एक संवैधानिक संस्था घोषित किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रतिपादित किया गया। तो ये आपको बताना है कि मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। ऑप्शन देखिए मोरेनो, रोड्सा, स्प्रेंजर या फिर थॉर्नडाइक? राइट आंसर 13 का क्या रहेगा? 13 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों स्प्रेंजर। ठीक है, तो स्प्रेंजर ने दोस्तों मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है शिक्षा की प्रक्रिया में मूल्यांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये मैंने कई बार आपको बताया है क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए बी एस ब्लूम, जी एस पटेल, सी के चंद्रा या इनमें से कोई नहीं? तो 14 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? शिक्षा की प्रक्रिया में मूल्यांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बी एस ब्लूम को माना जाता है दोस्तों। ये मैंने पहले भी आपको कई बार बता रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आज का आखिरी क्वेश्चन है। आज हमने 15 ही क्वेश्चन लिए हैं इसमें। देखिए किस संचार में व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से बात करने की आज़ादी होती है? तो मैंने आपको कम्युनिकेशन यानी कि संचार के बारे में डिटेल में बता रखा है। तो उसमें किस संचार में दोस्तों व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से बात करने की आज़ादी होती है? ऑप्शन देखिए औपचारिक संचार, अमौखिक संचार, अनौपचारिक संचार या फिर मौखिक संचार? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? किस संचार में व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से बात करने की आज़ादी होती है? तो ये राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका अनौपचारिक संचार। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। अनौपचारिक संचार में व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका सी राइट रहेगा 15 का। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपने जो है दोस्तों आज के सेशन में कितने क्वेश्चन सही किए ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।